यहां से हमारे पास आया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T और इस केस से आया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो आगे हमारे पास वही फार्मूला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस C इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से फार्मूला निकल कर आता है। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर इस फॉर्मूला को देखा होगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T इन थर्मोडायनामिक्स एंड नॉट ओनली इन थर्मोडायनामिक्स बट अदर कोर्सेज लाइक हीट ट्रांसफर ऑल्सो। जहां जहां हीट ट्रांसफर कैलकुलेशंस की हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती है वहां हम इस फॉर्मूला को अक्सर देखते आए हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। मैं हूं आपके साथ AK सैनी, आप देख रहे हो बेसिक थर्मोडायनामिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 31 ऑन मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। तो चलिए देखिए, मान लो हमारे पास एक किसी मटेरियल की एक हम बॉल ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मास हमने ले लिया स्मॉल m इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, कोई एक मटेरियल, उसकी हमने एक सपोज बॉल ले ली, या कोई भी शेप का आप मास ले सकते हो 1 kg। अच्छा, उसका ओरिजिनल टेम्परेचर T नॉट क्या है, अभी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 kg का मास का हमने ये एक कंपोनेंट ले लिया। ठीक ऐसा ही एक कंपोनेंट हम और ले लेते हैं, उसी मटेरियल का उतना ही मास 1 kg और उतना ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया हुआ। तो ये एक जैसी दो चीजें हमने बिल्कुल सिमिलर ले ली हैं, 1 and 2, राइट। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों ही मटेरियल्स को हीट करना शुरू कीजिए। इसको भी हीट दीजिए, इसको भी हीट दीजिए, ठीक है। और कब तक आपने इसको हीट करना है, जब तक पहले वाली जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक ना हो जाए। देखो मैंने लिखा है फाइनल टेम्परेचर TF 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने लेकर जाना है इस बॉडी का टेम्परेचर, 1 kg मास का टेम्परेचर। तो आपको कुछ हीट तो देनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज दैट हीट इज Q। ऐसे ही दूसरे केस में ये जो दूसरे वाली ऑब्जेक्ट है जिसका भी मास 1 kg था, वही मटेरियल था, टेम्परेचर भी उतना ही था, T नॉट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब उसको फाइनल हमने लेकर जाना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यहां 50 डिग्री पर और यहां 80 डिग्री के ऊपर। तो इसको भी हमें हीट तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये तो हमें कंफर्म है, हीट देनी पड़ेगी दोनों में, तभी हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज कर सकता है, यहां भी और यहां भी। लेकिन मेरे यहां पे क्वेश्चन ये है आपको सीधा सीधा कि किस केस में हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और किस केस में हीट ट्रांसफर कम होगा। हीट इसको भी देनी है, इसको भी देनी है, किसको ज्यादा देनी पड़ेगी भाई? सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पर 30 से 50 तक लेकर जाना है और यहां टेम्परेचर 30 से 80 तक लेकर जाना है, 80 तक लेकर जाना है। इसका मतलब है हीट हमें इस सेकंड वाले केस में ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, अगर हम डेल्टा T को ले लेते हैं टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर डिफरेंस, दैट मींस फाइनल टेम्परेचर TF माइनस इनिशियल टेम्परेचर या ओरिजिनल टेम्परेचर T नॉट। तो पहले केस में हमारे पास डेल्टा T फिर क्या हुआ, डेल्टा T इन फर्स्ट केस बिकम्स T फाइनल माइनस T ओरिजिनल, दैट मींस 50 माइनस 30। देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, राइट। जबकि दूसरे केस में हमारे पास फिर डेल्टा T क्या आएगा, फाइनल माइनस ओरिजिनल, 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, दैट मींस 50 डिग्रीज। तो 50 डिग्रीज का टेम्परेचर राइज हमारे पास सेकंड केस में चाहिए, पहले केस में टेम्परेचर राइज है 20 डिग्रीज का, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हीट हमें किस केस में ज्यादा देनी पड़ेगी, हीट हमें देनी पड़ेगी इस केस में ज्यादा, ये 50 डिग्री का राइज लेने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने हीट देनी है Q, दिस Q इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, टेम्परेचर चेंज जो हमें चाहिए उसके प्रोपोर्शनल है। मोर इज द टेम्परेचर राइज यू वांट, मोर हीट विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। देखो हमने मास सेम रखा, इनिशियल टेम्परेचर भी सेम रखा, मटेरियल भी सेम था। अगर ये स्टील की बॉल थी तो ये भी उसी ग्रेड की स्टील की बॉल है, सब कुछ सेम था, बट फाइनल टेम्परेचर हमें इसमें 50 चाहिए, इसमें 80 चाहिए, तो इसमें ज्यादा हीट देनी पड़ी। दैट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास एक एस्पेक्ट आ गया। अब देखो, अब लेते हैं केस हम, जब हमने एक बॉल ली जिसका मास है 1 kg और इनिशियल टेम्परेचर हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा, किसी एक मटेरियल की हमने बॉल ले ली जैसे पिछले केस में लिया था, ठीक है। अब हमने एक और सैंपल लिया है, उसी मटेरियल की एक दूसरी बॉल हमने ले ली, लेकिन मास हमने 10 गुना कर दिया। यहां देखो मास था 1 किलोग्राम, यहां हमने मास ले लिया 10 kg, ठीक है। तो बॉल बड़ी होगी क्योंकि मटेरियल सेम है, सेम डेंसिटी, सब कुछ सेम। अच्छा, ओरिजिनल टेम्परेचर यहां पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहां भी हमने इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही मेंटेन किया है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको हीट करना
करना शुरू कीजिए, इस बॉल को भी हिट कीजिए और इसको भी हिट कीजिए। अब हीट हमने इस हिसाब से देनी है कि जो इसका फाइनल टेम्परेचर है TF, फाइनल टेम्परेचर, यही जो हमने लिखा था TF फाइनल टेम्परेचर, मान लो इसका हम करवाते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो दूसरी बॉल है हमारे पास 10 किलोग्राम मास वाली, इसको भी हमने फाइनली कितने टेम्परेचर तक लेकर जाना है, इसको हमने लेकर जाना है अगेन 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। यहां हमने टेम्परेचर को अलग अलग नहीं रखा, जैसे इस केस में इस बॉल को 50 तक लेकर गए, इसको 80 तक लेकर गए। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉल 1 किलोग्राम की है, दूसरी 10 गुना ज्यादा वजन की है। इनिशियल 30 डिग्री था, यहां भी 30 डिग्री था, लेकिन उसको हमने 60 डिग्री तक लेकर जाना है, इसको भी 30 से 60 डिग्री तक ही लेकर जाना है। ठीक है, तो अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि हीट ट्रांसफर क्यू जो हम दे रहे हैं किस केस में ज्यादा होगी या कम होगी, या क्या दोनों में सेम होगी? नहीं, सेम होने का तो सवाल ही नहीं है। देखो यहां तो सिर्फ 1 किलोग्राम मास है जिसको हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री तक लेकर जाना है, जबकि यहां पर 10 किलोग्राम का मास है उसी मटेरियल का जिसको हमने 30 से 60 तक लेकर जाना है। तो यहां भी कंफर्म है, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर इस केस में ज्यादा होने वाली है, सेकंड केस में हीट ट्रांसफर ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां से क्या कंक्लूड होता है कि ये जो हीट हम दे रहे हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द कंपोनेंट। जितना मास ज्यादा होगा उतनी ही हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी फॉर द सेम टेम्परेचर राइज। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, दैट मींस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहां पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मींस कितना हमें टेम्परेचर राइज करवाना है, उतनी ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें यहां से निकलकर सामने आती हैं। अब जरा दोनों को हम एक साथ देखें ओवरलैप करवाकर, तो हमें क्या मिलता है, देखो जरा ध्यान से। तो देखो यहां से हमारे पास आया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, और इस केस से आया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, अब जरा दोनों को हम एक साथ देखें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम कह सकते हैं M डेल्टा T, M इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो इन दोनों के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में आ गया Q। ठीक है, और यहां से यदि हम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की जगह Q इज इक्वल टू बन जाएगा, और हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा C, हम उसको नाम दे देते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, M डेल्टा T। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिख दें, सो वी आर गेटिंग Q इज इक्वल टू M C डेल्टा T। तो आगे हमारे पास वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पर जो C हमने लिखा है C, दिस C इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। ये आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। Q क्या है, कितनी हीट हमने देनी है। ठीक है, M कितना मास था उस ऑब्जेक्ट का, C उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट वैल्यू कितनी थी, क्योंकि किसी ना किसी मटेरियल की वो बनी है, उसकी C कोई ना कोई वैल्यू होगी, और डेल्टा T हम कितना टेम्परेचर राइज चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला निकल कर आता है। इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं क्योंकि काफी लेंथी हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, लेक्चर नंबर 32, क्योंकि उसमें मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और खास करके वेरी पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट दिस C एग्जैक्टली मींस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, और ये C कितने प्रकार का होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा, तो आप देखना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।